इस लेक्चर के अंदर हम देखेंगे 1885 के पूर्व की स्थिति एवं विभिन्न संगठन। इससे पहले की पार्ट आपको देखने हैं तो प्लेलिस्ट में चले जाइए और वहां से इसके पार्ट का अध्ययन कर लीजिए। तो इसमें क्या हुआ था, कांग्रेस का जो गठन हुआ था उससे पहले की कुछ जो राजनीतिक संस्थाएं, उन संस्थाओं के बारे में देखेंगे। इन राजनीतिक संस्थाओं में थी लैंड होल्डर्स सोसाइटी, बंगाल ब्रिटिश एसोसिएशन, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, पूना सैनिक सभा, इंडियन लीग, इंडियन एसोसिएशन, मद्रास महाजन सभा, बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस। इन सभी के बारे हम विस्तृत रूप से देखेंगे। यानी क्या था, 19वीं शताब्दी का जो पूर्वार्ध है, उस पूर्वार्ध में भारत में अनेक राजनीतिक संस्थाओं की स्थापना हुई थी, जिनका नेतृत्व मुख्य रूप से समृद्ध और प्रभावशाली वर्गों ने किया। यानी इन संस्थाओं का स्वरूप या तो स्थानीय था या क्षेत्रीय था। इन संस्थाओं ने क्या किया था, अपनी याचिकाओं या प्रार्थना पत्रों के माध्यम से ब्रिटिश संसद से भारत में प्रशासनिक सुधार करने, प्रशासन में भारतीयों की भागीदारी को बढ़ावा देने एवं शिक्षा का प्रचार करने जैसी प्रमुख मांगे की थी। और इन सारे आंदोलनों का नेतृत्व करना मुख्य रूप से था मध्यम वर्ग, जिसमें वकील, डॉक्टर, पत्रकार, शिक्षक इत्यादि ने इन राजनीतिक जो संस्थाएं थी या संगठन था, उनको एक सशक्त नेतृत्व प्रदान किया। और इन सभी के सक्षम नेतृत्व से इन जो संस्थाओं की है मांगों की पूर्णता और प्रासंगिकता सिद्ध हो चुकी थी। तो नमस्कार, मैं हूं अशोक कुमार और आपका मेरे चैनल स्टडी 58 के अंदर स्वागत है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और सब्सक्राइब करने के साथ साथ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अब हम प्रारंभ करते हैं और अगर आपको प्रयास अच्छा लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो अब देखो, कुछ क्रांतिकारी संगठनों के बाद में हम इन घटनाओं की बारे में विचार विमर्श करेंगे, या ऐसे कहेंगे भारतीयों के अंदर एक जो राजनीतिक चेतना के साथ साथ में भारतीयों ने एक संवैधानिक तरीके से जो संघर्ष का मार्ग चुना था, उस मार्ग की तरफ हम देखेंगे। यानी 19वीं सदी में सामाजिक धार्मिक सुधार संगठनों के साथ कई राजनीतिक संगठनों का भी गठन हुआ। सामाजिक धार्मिक संगठनों का पिछले लेक्चर में ही हमने इसके बारे में विवेचन किया था। ये संगठन वर्गीय हितों यानी विभिन्न वर्गों से संबंधित थे के आधार पर गठित हुए थे। यानी ऐसा कोई नहीं था जिसने सभी वर्गों का हित करे, अखिल भारतीय जो राष्ट्र की बात करे, ऐसा इसमें से कोई नहीं था। लेकिन फिर भी इन्होंने भारतीयों को संगठित करने का कार्य किया। इनमें से कुछ ने जमींदारों, कुछ ने व्यापारियों या शिक्षित मध्यम वर्ग के लोगों ने अपने वर्गों के हितों के लिए ही विभिन्न संगठनों की स्थापना की थी। इन संगठनों ने राजनीतिक चेतना के उदय एवं विकास के साथ महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और ये क्या भूमिका निभाई थी, इनके बारे में हम पढ़ेंगे इसमें विस्तृत रूप से। अब इसमें पहला है लैंड होल्डर्स सोसाइटी। तो लैंड होल्डर्स सोसाइटी की स्थापना 1838 में कहाँ पर हुई थी? कलकत्ता के अंदर हुई थी। ये मूलतः जमींदारी वर्ग का संगठन था। यानी इसका गठन यूरोप के बुजुर्ग जो वर्ग है उसके संगठन की भांति भारत का ये पहला राजनीतिक संगठन था, जिसके प्रमुख सदस्यों में कौन थे? प्रसन्न कुमार ठाकुर, राधाकांत देव, द्वारकेनाथ ठाकुर आदि थे। यानी हम ऐसे कह सकते हैं, ये संगठन जब अस्तित्व में आया तब इसने सिर्फ और सिर्फ अपने हितों की बात कही थी। यानी इसके जो संस्थापक सदस्य थे ये कौन कौन थे? प्रसन्न कुमार ठाकुर थे, राधाकांत देव, द्वारिकानाथ ठाकुर, और ये सारे के सारे इन्होंने, इसके अलावा भी राजा काली कृष्ण, राजकमल सेन आदि भी इनके संस्थापक सदस्यों में। यानी सबसे इसने जो महत्वपूर्ण बात इसमें वो है ये कि ये क्या था, ये है जो भारत की प्रथम राजनीतिक संस्था कह सकते हैं, या ये भारत का पहला राजनीतिक संगठन। इस बात को आप नोट करें। यानी अभी कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण, या इस तरीके से कह सकते हैं ये जो जमींदारी एसोसिएशन है ये पहली भारत की राजनीतिक सभा थी। और जिसने क्या किया था? जिसने संगठित राजनीतिक प्रयासों का क्या किया था? शुभारंभ किया था। और इसने ही सर्वप्रथम अपने उद्देश्य के हितों की पूर्ति के लिए संवैधानिक प्रदर्शन है उस प्रदर्शन का मार्ग अपनाया था। जब लंदन में 1839 में ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना हुई तब लैंड होल्डर सोसाइटी ने उससे क्या किए? संबंध स्थापित कर लिया। लैंड होल्डर सोसाइटी ने ब्रिटिश संसद में अपनी बात को रखकर ब्रिटिश जनमत को अपने पक्ष में करने का क्या किया था? प्रयास किया था। अगले हम दूसरा संगठन है बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी के बारे में देखेंगे। बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना 20 अप्रैल 1943 को कलकत्ता में हुई। कहाँ हुई थी? इसका कलकत्ता में। इसके अध्यक्ष जॉर्ज थॉम्पसन और सचिव प्यारी चंद्र मित्र थे। यानी यही इसके संस्थापक थे।
ये भी लैंड होल्डर सोसाइटी के समान ही भारतीयों एवं गैर सरकारी जो अंग्रेज थे उनका संगठन था। यानी इसमें उच्च मध्यम वर्गीय लोगों का ये संगठन था। और ये लोग क्या करते थे, बंगाल में जो ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी के मन से ही भारतीयों ने, ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़, इस चीज़ को आपको नोट करना है कि जो बंगाल है, बंगाल के अंदर ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी के मन से ही भारतीयों ने जो राजनीतिक शिक्षा है उस शिक्षा का पहला पाठ पढ़ा था। अब इस संस्था की उद्देश्य की बात कर लें। अब इस संस्था का उद्देश्य क्या था, ये क्या चाहती थी, अंग्रेजों के अधीन जो भारत के लोगों की वास्तविक दशा है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करना और उसका विस्तार करना। और इसके साथ साथ में यानी ये लोगों में राष्ट्रवाद की भावना को जगाने और भारतीयों के अंदर राजनीतिक शिक्षा को प्रोत्साहित करने का कार्य करती थी। ये सोसाइटी ब्रिटिश शासन के प्रभाव से समाज के सभी वर्ग के लोगों की कठिनाइयों एवं दुखों पर विचार करके उससे उसका जो समाधान है उस समाधान को ढूंढने का भी प्रयास करती थी। अब हम देखेंगे तीसरी संस्था के बारे में, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो जो ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन है उसकी स्थापना 28 अक्टूबर 1851 को कहाँ पर हुई थी, कलकत्ता के अंदर हुई थी। इसके अध्यक्ष राधाकांत देव थे और सचिव कौन थे, देवेंद्र नाथ ठाकुर थे। तो इसकी भी स्थापना, इसके अलावा भी इसके संस्थापक सदस्यों की हम अगर बात कर लें तो उसमें कौन थे, राधा जैसे राजेंद्र लाल मित्र है, हरिश्चंद्र मुखर्जी है, राम गोपाल घोष आदि इसके क्या थे, ये भी इनके संस्थापक सदस्य थे। ये नव भारतीय जमींदारों का संगठन था। इसने व्यापक रूप देने के लिए इसमें व्यापारी और नवीन बुद्धिजीवियों को भी स्थान दिया गया ताकि इस संगठन का विस्तृत हो और इसका प्रचार हो। ईस्ट इंडिया कंपनी के चार्टर का नवीनीकरण 1853 ईस्वी के अंदर होना था। तो इसने क्या किया, जो भारतीय स्तर पर चार्टर आंदोलन है उसको चलाने का प्रयास किया था। अब इस संगठन का पहले मुख्य उद्देश्य हम जान लेते हैं, फिर करेंगे कि आगे इसकी अगली बात। तो ये संस्थाएं थी, इस संस्था का जो मुख्य उद्देश्य ये था कि भारत के लिए जो राजनीतिक है उस हितों की इंग्लैंड से मांग करनी थी। यानी भारत के लिए जो राजनीतिक हित है उनको साधने के लिए और उन हितों की मांग अंग्रेज सरकार से करके उन्हें प्राप्त करना इसका मुख्य उद्देश्य था। तो इसने जब चार्टर आंदोलन चलाने का निश्चय किया तो इसके लिए इन्होंने तीनों प्रेसिडेंसियों में संगठन बना करके उन्हें स्मृति पत्र भी दिए गए। जो मांगे इन्होंने पहले की थी उन मांगों को बार बार याद दिलाया गया। इस संस्था ने भारत के प्रशासन में भारतीयों को भी शामिल करने की क्या की थी, मांग की थी। इसने ब्रिटिश संसद से मांग की कि ऐसी संस्थाओं की स्थापना की जाए जो विधानसभाओं की तरह कार्य करे और उनमें भारतीयों का क्या हो, प्रतिनिधित्व हो। तो ऐसी संस्थाओं की मांग इनके द्वारा की गई और बाद में चलकर इनकी मांग भी स्वीकार कर ली गई थी। जब 1853 का जो अधिनियम आया था उसमें जो गवर्नर जनरल है उसकी विधायी परिषद में कानून निर्माण में सहायता देने के लिए 6 नए सदस्यों को मनोनीत करने का प्रावधान किया गया था। इस एसोसिएशन के प्रमुख प्रसिद्ध सदस्यों में व्योम चंद्र बनर्जी जो बाद में कांग्रेस के क्या बने, प्रथम अध्यक्ष, रमेश चंद्र दत्त जो बाद में कांग्रेस के क्या बने थे, अध्यक्ष बने थे, और अगले मनमोहन घोष जो कलकत्ता हाई कोर्ट के प्रथम भारतीय बैरिस्टर थे। तो आपको कमेंट बॉक्स में रमेश चंद्र दत्त की उस पुस्तक का नाम बताना जिसके अंदर उसने भारत से जो धन के निष्कासन का जो सिद्धांत है वो इस बुक्स के अंदर दिया है। अगली हम अगली हम जो संस्था है उस संस्था के बारे में देखेंगे। वो संस्था है ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। ये बहुत ही महत्वपूर्ण संस्था थी। इस संस्था की स्थापना लंदन में 1 दिसंबर 1866 ईस्वी को दादा भाई नारोजी के द्वारा की गई थी। और इसका उद्देश्य उचित उपायों के द्वारा भारतीयों की क्या करना था, भलाई करना था। यानी उचित उद्देश्यों के द्वारा, यानी जो तत्कालीन भारतीय समस्याओं पर क्या करना था, विचार करना था और ब्रिटिश जनमत है उसको प्रभावित करने का जो कार्य है वो कार्य इस संस्था ने अपने उद्देश्यों के अंदर सम्मिलित किया गया था। यह ब्रिटिश जनता और संसद को भारतीय विषयों की क्या देती थी, जानकारी प्रदान किया करती थी। यानी जो भारतीय लोगों की समस्याएं, उनकी जो मांगे हैं उन मांगों से ब्रिटेन को क्या करवाते थे, अवगत करवाते थे और भारतीयों के पक्ष में इंग्लैंड में जन समर्थन तैयार करने का कार्य इन्होंने किया था। यानी इसके प्रयास इन्होंने किए थे। इसके लिए इस संगठन ने क्या किया, लंदन के बाद में भारत के अंदर भी विभिन्न भागों में अपनी शाखाओं की स्थापना की थी। 1873 ईस्वी में जब दादा भाई नारोजी बड़ौदा रियासत थी उस रियासत के दीवान बनकर भारत आ गए हैं
तब अवकाश प्राप्त अंग्रेज अधिकारियों ने इस संस्था पर क्या स्थापित कर लिया, नियंत्रण स्थापित कर लिया, और अंत में फिर जाकर के ये संस्था क्या होगी, समाप्त। दादा भाई नौरोजी भारत के पहले आर्थिक विचारक थे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो पहली चीज़ें उनको आप जरूर नोट करें, क्योंकि कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहले आर्थिक विचारक थे जिन्होंने अपने लेखन के द्वारा सिद्ध किया कि भारत की गरीबी का कारण अंग्रेजों द्वारा भारत का शोषण एवं यहाँ का धन ब्रिटेन भेजना था। ये सबसे पहले इन्होंने ही बताया था। दादा भाई नौरोजी ने अपनी पुस्तक, ये पुस्तक भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई एग्जाम में पूछी जा चुकी है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में बताया कि किस तरीके से भारत का से जो धन का निष्कासन इंग्लैंड में होता था, यानी अंग्रेज किस तरीके से भारत से जो धन का निष्कासन है वो करते थे और अपने देश इंग्लैंड ले जाया करते थे। दादा भाई नौरोजी को भारत का पितामह यानी ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता। सबसे महत्वपूर्ण ये है कि ये 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे हैं। अगली हम महत्वपूर्ण संस्था की बात करेंगे, वो है पूना सार्वजनिक सभा। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण राजनीतिक संस्था थी। तो इसकी स्थापना 2 अप्रैल 1870 के अंदर की गई। इसके संस्थापक कौन थे, गणेश वासुदेव जोशी थे। कई बुक्स के अंदर महादेव गोविंद रानाडे भी मिलता है। तो इसके संस्थापक कौन थे, गणेश वासुदेव जोशी, जो इसके सचिव भी थे। इसके सक्रिय सदस्यों में एस.एच. चाटे, एस.एस. शिपलूणकर, महादेव गोविंद रानाडे थे। इसका उद्देश्य क्या था, इसका उद्देश्य सरकार एवं जनता के बीच में क्या करना था, मध्यस्थ का कार्य करना था, यानी जनता में राजनीतिक चेतना जगाना, और फिर सरकार को क्या करना था, जनता की जो समस्या है उनसे परिचित करवाना और लोगों के हित के लिए कुछ कानून वगैरह बनाना। तो इस तरीके से दोनों के बीच में ये मध्यस्थ का कार्य करती थी। इससे पश्चिमी भारत के प्रगतिशील लोगों का प्रमुख संगठन माना जाता है। कहाँ के, पश्चिमी भारत के। पूना सार्वजनिक सभा ने बम्बई प्रेसिडेंसी जो प्रेसिडेंसी है, इसमें राजनीतिक जो चेतना है उस चेतना को जगाने का क्या किया था, कार्य किया था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, यानी इसका विकास कर जनता को क्या किया था, संगठित किया था। इस संस्था के सदस्य अपनी सभाओं में देश की दयनीय दशा का चित्र लोगों के सामने रखकर उनसे उबरने के क्या बनाते उपाय, यानी ये नाटकीय रूप से इसका क्या करते थे, निरूपण करते थे। इनकी सभाओं में कीर्तन करने वाला देश जो एक दल होता था वो देश प्रेम के गाने गाता था। तो इस तरीके से ये लोगों के अंदर जो राष्ट्रीयता की भावना और चेतना को जगाने का कार्य करते थे और लोगों को क्या करते थे, उसको शिक्षा भी प्रदान किया करते थे और साथ में जो ब्रिटिश सरकार उसको भी प्रभावित करते थे। तो इस तरीके से हम ऐसा कह सकते हैं कि ये सरकार और जनता के मध्य एक सेतु का कार्य करती थी, यानी इसका उद्देश्य यही था कि हम दोनों के बीच में एक पुल का कार्य करें। अगला जो हमारा संगठन है वो है इंडियन लीग। इंडियन लीग की स्थापना 25 सितंबर 1875 को कलकत्ता के अंदर शिशिर कुमार घोष ने की थी। अब शिशिर कुमार घोष कौन है, शिशिर कुमार घोष वही है जिन्होंने क्या किया था, अमृत बाजार पत्रिका, यानी उसके संपादक और उसके मालिक भी थे। इसके अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, शंभू चंद्र मुखर्जी। इस संस्था का उद्देश्य क्या था, लोगों में राष्ट्रीयता की भावना जगाना और उन्हें क्या देना था, राजनीतिक शिक्षा देना था, यानी लोगों को राजनीतिक शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करना था और साथ में लोगों में राष्ट्रवाद की भावनाओं के लिए भी उनको प्रोत्साहन देना था। तो इस तरीके से इसकी महत्वपूर्ण संस्था की स्थापना की गई थी। अगली हम संस्था देखेंगे इंडियन एसोसिएशन, जिसकी स्थापना कलकत्ता में 26 जुलाई 1976 को, नहीं यहाँ पर गलत प्रिंट हो चुका है, यह 1976 नहीं है, यहाँ है 1876। 26 जुलाई 1876 को सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने इसकी स्थापना की थी। ये संस्था संपूर्ण भारत को संगठित करके क्या बनाना चाहती थी, एक मोर्चा बनाना चाहती थी एवं एक अखिल भारतीय जो संगठन है उसकी स्थापना के उद्देश्य से इसका नाम क्या रखा गया, इंडियन एसोसिएशन रखा गया था। इसके प्रमुख उद्देश्य निम्न थे, क्या थे, देश में एक सशक्त राष्ट्रीय जनमत के निर्माण करने का प्रयास करना, क्योंकि इसका मानना था कि जब तक संपूर्ण राष्ट्र संगठित नहीं होगा तब तक किसी भी बात को स्वीकार करवाने के लिए अंग्रेजों पर दबाव नहीं डाला जाएगा और संपूर्ण देश का राष्ट्रीय जनमत जब किसी बात के ऊपर एक हो जाएगा तब अंग्रेजों को मजबूर होकर के भारतीयों के लिए हित के लिए कार्य करने पड़ेंगे। सभी भारतीयों को सामूहिक राष्ट्रीय भावना और राजनीतिक हितों के आधार पर एक करने का प्रयास करना, हिंदू और मुसलमानों के मध्य मैत्रीपूर्ण संबंध बनाने का प्रयास करना, क्योंकि इसका मानना था कि सांप्रदायिक सद्भाव के द्वारा ही
हम सभी सुखी रह सकते हैं और साथ साथ में क्या कर सकते हैं, अंग्रेज़ों से बहुत सारे अधिकार भी प्राप्त कर सकते हैं और अंग्रेज़ों को देश से बाहर भी निकाल सकते हैं। और राजनीतिक आंदोलन में जनसाधारण को सम्मिलित करना, इसके लिए इन्होंने बहुत सारे प्रयास भी किए थे। इस संगठन ने जब वायसराय लिट्टन द्वारा सिविल सेवा की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दिया। कब कर दिया गया था? 1877 ईस्वी में जब इसको घटाकर कम कर दिया। इसके अलावा जो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 में और शस्त्र कानून 1878 बनाए जाने के विरुद्ध भी क्या किया था? आंदोलन किया था, यानी इन्होंने समाप्त करवाने का इन्होंने प्रयास किया था। लॉर्ड रिपन के समय इल्बर्ट बिल के संबंध में चले आंदोलन में भी इस संगठन की प्रमुख भूमिका थी, यानी इस संगठन ने क्या किया था? इल्बर्ट बिल का समर्थन किया था। एक जज की आलोचना के बाद सरकार ने मई 1883 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी को गिरफ्तार कर लिया और उन्हें 2 महीने बाद 4 जुलाई 1883 को रिहा कर दिया गया था। तो आप कमेंट करके बताइए, वर्तमान समय में भी एक ऐसी घटना हुई है जिससे सुप्रीम कोर्ट की आलोचना करने के कारण एक वरिष्ठ वकील को 1 रुपये की सजा दी गई थी, 1 रुपये के आर्थिक दंड से दंडित किया गया। उसका नाम क्या? आप कमेंट कर में जो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगला है मद्रास महाजन सभा, है ना। अब हम दक्षिण भारत के कुछ जो महत्वपूर्ण संस्थाएं हैं उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो 16 मई 1884 को मद्रास महाजन सभा की स्थापना हुई थी। इसकी स्थापना करने वाले मुख्य रूप से पी रंगिया नायडू, जो बाद में इसके अध्यक्ष बने, और वी राघवाचारी और आनंद चार्लू इसके क्या बन गए? सचिव बने। ये मद्रास प्रेसिडेंसी की केंद्रीय राजनीतिक संस्था बन गई थी, यानी मद्रास के अंदर जो जो बाकी जैसी संस्थाएं अलग अलग कार्य कर रही थी, वैसे मद्रास के अंदर इस संस्था का ने अपना महत्वपूर्ण कार्य किया था। और ये मद्रास के अंदर क्या करती थी? स्थानीय जो वहाँ की संस्थाएं और संगठन, उनके कार्यों को समन्वित करना, ये इसका मुख्य उद्देश्य था। तो मद्रास महाजन सभा ने विधान परिषदों में सुधार, कार्यपालिका से न्यायपालिका पृथक, क्योंकि कार्यपालिका और न्यायपालिका में एक होने के कारण भारतीयों का साथ में बहुत ही अत्याचार शोषण किया जाता था और उन्हें बहुत ही घृणित सजाएं भी दी जाती। सरकारी ढांचे में परिवर्तन करना, किसानों की समस्याओं आदि पर अपने जो सम्मेलन है उस सम्मेलन के अंदर विचार विमर्श किया था। अगला हम देखेंगे नेक्स्ट जो हमारा है बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। हम अब वापस पश्चिमी की तरफ लौट कर आते हैं और इसके बारे में हम देखते हैं। तो बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, जिसकी स्थापना 31 जनवरी 1885 को बम्बई प्रेसिडेंसी में हुई थी। ये क्या था? ये बम्बई के नागरिकों की एक सभा सर जमरो जीजाबाई की अध्यक्षता में बुलाई गई, जिसमें इस संस्था के गठन की घोषणा की गई। किस किसने की थी? काशीनाथ तेलंग यानी केटी तेलंग भी, बदरुद्दीन तेबजी और फिरोज शाह ने इसके निर्माण में क्या किया था? महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अब इस संस्था का क्या किया? इस संस्था का कार्य क्या था? इसने बम्बई प्रेसिडेंसी के अंदर जो जनजागृति है उस जनजागृति जगाने का कार्य किया था। अब कुछ जैसे इसके उद्देश्यों की बात करें तो इसने क्या किया था? इसने एक तो महत्वपूर्ण ये था कि इसने भारत में जो सिविल सेवा है उसकी परीक्षा को आयोजन करवाना इसका मुख्य उद्देश्य था। दूसरा, सरकारी पदों में भारतीयों की नियुक्ति, ये मुख्य रूप से इसके जो मांग थी, मांगों के अंदर शामिल थी, यानी इसका मुख्य उद्देश्य यही था, अधिक से अधिक शासन के अंदर जो क्या है भारतीयों को सम्मिलित करवाना था। अगली जो हम संस्था की तरफ बढ़ेंगे वो संस्था है इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस। तो इसके बारे में भी हम महत्वपूर्ण रूप से देखेंगे। तो इंडियन एसोसिएशन ने देश के विभिन्न एसोसिएशन एवं संस्थाओं को लेकर के 29-30 दिसंबर 1883 को राम रत्नो लाहिड़ी की अध्यक्षता में कलकत्ता का जो अल्बर्ट हॉल है उसमें एक राष्ट्रीय सम्मेलन का क्या किया गया था? आंदोलन किया गया, जहाँ देश भर से सभी प्रतिनिधियों को बुलाया गया। और उनको इसलिए बुलाया गया ताकि एक अखिल भारतीय संगठन या तो बनाया जाए या फिर वो सब के सब जो ये इंडियन एसोसिएशन बनाई गई थी, इस एसोसिएशन के एक झंडे के तले वो क्या हो? एकत्रित हो। तो इसने बंगाल के अतिरिक्त क्या था? अहमदाबाद, मद्रास और उत्तर भारत के प्रतिनिधि भी शामिल हुए थे, यानी संपूर्ण भारत के लोगों को बुलाया गया तो वो इसमें शामिल हुए थे। इस प्रकार एक संयुक्त अखिल भारतीय राष्ट्रीय संगठन की स्थापना की दिशा में ये पहला प्रयास किसके द्वारा किया गया? इंडियन एसोसिएशन, जिसकी स्थापना किसने की थी? अभी हमने पढ़ा और आप कमेंट करके बताएं। इस सम्मेलन में सिविल सर्विस की जो परीक्षा है वो भारत में किए जाने और इसमें बैठने के लिए जो आयु सीमा बढ़ाने, जो लॉर्ड लिटन के समय आयु सीमा 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दी गई थी उससे वापस बढ़ाने, भारत में प्रतिनिधि विधानसभाओं की स्थापना करने जिसमें भारतीयों का प्रतिनिधित्व देने आदि के संबंध में चर्चा की गई थी। और द्वितीय इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस कलकत्ता में 25 से 27 दिसंबर 1885 को बुलाई गई।
इसी समय हुम ने, जो A.O. हुम ने इंडियन नेशनल कांग्रेस का सम्मेलन भी बम्बई के अंदर रखा। इसी कारण सुरेंद्र नाथ बनर्जी बम्बई में जो 28 से 30 दिसंबर को कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था उसमें शामिल नहीं हो सके थे। तो इस तरीके से जो इंडियन एसोसिएशन और उनके सदस्यों ने विभिन्न रूप से भारतीयों को संगठित और जागृत करने का कार्य किया था और देश की जो समस्या है उनकी तरफ संगठित होकर के आवाज़ उठाने का प्रयास किया था। तो आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम कांग्रेस की स्थापना, उसके उद्देश्यों के बारे में विस्तृत रूप से हम देखेंगे और इसके बाद में हम आगे जो भी 1885 और 1907 की कांग्रेस की उदारवादी युग, फिर उग्रवादी, फिर बंग बंग, इन सब के बारे में देखेंगे। ये लेक्चर कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।